नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। आप देख रहे हैं जी बिजनेस के मोतीलाल स्टूडियो से लाइव आपकी खबर आपका फायदा। और आज की हमारी थीम है, आज का हमारा शो है गेहूं की नई किस्म, शुगर का कम रिस्क क्वेश्चन मार्क। ये शो इसलिए क्योंकि शुगर और मोटापा एक बड़ी समस्या बन चुकी है। ऐसे में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले गेहूं की एक ऐसी किस्म तैयार की है जो न केवल टाइप 2 डायबिटीज़ बल्कि मोटापे के जोखिम को भी कम करेगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि गेहूं की ये किस्म दूसरी किस्मों से कितनी अलग है, क्या वाकई इससे शुगर और मोटापे को कम करने में मदद मिलेगी। इन सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ होंगी गेहूं की इस नई किस्म को विकसित करने वाले वैज्ञानिक में से एक सदस्य, जिनसे हम डिटेल में पूछेंगे कि ये पूरी जो नई वैरायटी है वो किस तरह से तैयार हुई है, कितना वक्त लगेगा इसकी खेती में। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। रोटी तंदूरी हो या तवे की या फिर नान, दरअसल ये हमारी थाली का एक अहम हिस्सा है। लेकिन गेहूं में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, जिसके चलते इसका खान पान में अधिक इस्तेमाल मोटापे या शुगर के जोखिम को बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप रोटी के शौकीन हैं और शुगर या मोटापे के डर से आप रोटी नहीं खा पाते तो कोई बात नहीं, अब आप मजे से रोटी का स्वाद ले सकेंगे। दरअसल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की एक ऐसी किस्म तैयार की है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स दूसरी किस्मों से कम है। ये न केवल टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे के जोखिम को कम करता है, बल्कि पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों में भी फायदेमंद है। वैज्ञानिकों ने इस नई किस्म को PVWRS1 नाम दिया है। यहाँ RS का मतलब रेजिस्टेंट स्टार्च है। PVWRS1 की खासियत ये है कि इसके आटे से बने उत्पाद खाने से बॉडी में ग्लूकोज का लेवल तत्काल और तेजी से नहीं बढ़ेगा। इसके आटे से बनी रोटी खाते हैं तो धीरे धीरे पचेगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके खाने से पेट भरा हुआ महसूस होगा। इस नई किस्म को तैयार करने वाले वैज्ञानिकों का दावा है कि सामान्य गेहूं की 4 रोटी खाने वाला व्यक्ति 2 चपाती खाकर ही पेट भरा हुआ महसूस करेगा, यानी ओवर डाइट से भी बचा जा सकेगा। PVWRS1 में कुल स्टार्च की मात्रा गेहूं की दूसरी किस्मों के करीब 66 से 70% के बराबर है। इसकी खासियत है कि गेहूं की दूसरी किस्मों में जहां 56 से 62% नॉन रेसिस्टेंट स्टार्च होता है, वहीं PVWRS1 में इसकी मात्रा महज 37% के आसपास होती है। इसी तरह PVWRS1 में 56.5% से अधिक एमिलोज है, जबकि अन्य किस्मों में ये केवल 21 से 22% होती है। दरअसल एमिलोज एक एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। बॉडी में इसका बेहतर लेवल पाचन क्रिया में सहायक होता है, यानी PVWRS1 के एक नहीं तमाम ऐसे गुण हैं जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद हैं। दरअसल PVWRS1 में ऐसे गुण हैं जो बाजरे में पाई जाती है। बाजरे के खाने से भी शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। ऐसे में PVWRS1 किस्म का गेहूं के आटे से बनी रोटी बाजरे की रोटी जैसा ही लाभ देगी। इससे पहले भी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की एक ऐसी किस्म तैयार की थी जिसके आटे से बनी रोटी लंबे समय तक ताजी बनी रहती है और काली नहीं पड़ती है। ये सही है कि यानी PVWRS1 के हेल्दी गुणों की बात ही कुछ और है, लेकिन इसकी एक ऐसी खामी है जो किसानों के उत्साह को कम कर सकती है। दरअसल इसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार गेहूं की दूसरी किस्मों से कम है। इसकी औसत अनाज उपज 43 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई है, जो कि औसत उपज 48 क्विंटल से 5 क्विंटल कम है। लेकिन ये भी समझना होगा कि क्वालिटी चाहिए तो क्वांटिटी पर फोकस कम करना होगा। PVWRS1 ग्लोबल समस्या बन चुके शुगर की बीमारी और मोटापे से राहत देगा। क्या ये कम है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुला शर्मा, प्रिंसिपल हैं व्हीट ब्रीडर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। हमारे साथ डॉक्टर अशोक झिंगन हैं, डायबिटोलॉजिस्ट BLK मैक्स हॉस्पिटल के, और साथ ही डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल हैं, सीनियर पब्लिक हेल्थ
न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपके और हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो मेरा सबसे पहला सवाल अचला जी आपसे होगा मैम, क्योंकि आप खुद उस टीम की सदस्य हैं जहां पर ये वैरायटी तैयार की गई है, जिस टीम ने ये वैरायटी तैयार की है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जी बिजनेस की तरफ से कि आपने एक नई उन्नत किस्म की बीज तैयार की है। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि ये जो आपने PBWRS1 की ये नई वैरायटी तैयार की है गेहूं की, इसकी ज़रा खासियत हमारे ऑडियंस को डिटेल में बताएं कि इसके क्या क्या इसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं और क्या क्या चैलेंजेज हैं। जी जी, धन्यवाद आपका। मेरी तरफ से जी बिजनेस के टीम और सारे देखने वालों को, श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। तो मैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो ये नई किस्म तैयार करी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हेल्थ पैकेज है। तो मैं उस टीम के सदस्य होने के नाते आपको यहाँ पर इसके बारे में बताऊंगी। अगर बहुत ही सरल शब्दों में हम कहें तो इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च ज्यादा है। तो रेजिस्टेंट स्टार्च एक ऐसा शब्द है जो आम लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं सुना होगा। स्टार्च शब्द भले ही आप लोगों ने सबने सुना हो, रेजिस्टेंट स्टार्च उसका एक स्पेसिफिक स्पेशल वर्ग है जिसको खाने से हमारे खून में शुगर लेवल्स एकदम से नहीं बढ़ते हैं। और इसके साथ ही इसमें हमारी वैरायटी में प्रोटीन ज्यादा है। इसके लिए हमने अलग तरह के जीन्स डाले हैं मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन से। जीन जो मेन हमारे इसके मुख्य डिजीज है कनक में, गेहूं में जो आती है, येलो रस्ट बोलते हैं उसको, तो उसके लिए भी इसमें प्रतिरोधक क्षमता है। वो सारे जीन्स हैं, हाई प्रोटीन, हाई आयरन है, हाई जिंक है, येलो रस्ट रेजिस्टेंस है इसमें। और सबसे जो इसको विशेष और बाकी किस्मों से बहुत अलग बनाता है वो इसमें ऐसा है कि इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च कंटेंट बहुत ज्यादा है बाकी कनक की अब तक की विकसित और रिकमेंडेड वैरायटीज के तुलना में। एक इसी से फॉलोअप क्वेश्चन फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये तो ठीक है, आपने जो बताया कि इसकी क्या खासियत है इस नई किस्म की, आप जरा बताइए कि ये अभी किस स्तर पे है। मतलब जब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसका वास्तविक इस्तेमाल खेती के तौर पर बड़े पैमाने पर कब तक हो जाएगा या उसको अप्रूवल मिल चुका है, ये जरा हमें बताइए किस स्टेज पे है अभी आपकी ये नई वैरायटी। तो हमारी जो ये वैरायटी है ये हमारी रिलीज हो चुकी है, एडहॉक रिलीज हुई है। पिछले साल हमने अडेप्टिव ट्रायल्स, इसके जो अभी बीता है सीजन कनक गेहूं का, उसमें हमने अडेप्टिव ट्रायल्स करवाए हैं। वो सब कंपाइल करके अब इसकी हम फाइनल रिलीज भी स्टेट लेवल पे, जो पंजाब लेवल पे, हम इसको स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी से रिलीज करवा देंगे। और इस बार हम यूनिवर्सिटी इसका बीज भी किसानों को उपलब्ध करवाएगी। ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर इस बार जो गेहूं की खेती होगी, जब विंटर में गेहूं की बुआई शुरू होगी, क्या नई किस्म मिल जाएगी किसानों को? इस बार गेहूं की खेती करने के लिए पंजाब के किसानों को मिलेगी? बिल्कुल जी, मिलनी चाहिए, इस बार मिल जाएगी। भले ही थोड़ी नई वैरायटी होने की वजह से हो सकता है इसका हम जो बीज है वो थोड़ा कम मिलेगा, परंतु इस बार उपलब्ध करवाया जाएगा किसान को। पंजाब से बाहर के किसान अगर कोई खेती करना चाहें इस नई किस्म की गेहूं का, उनके लिए तो अगर कोई इसकी खेती करना चाहता है, वो यूनिवर्सिटी से हमारा एक अलग विभाग है सीड टेक्नोलॉजी, सीड साइंस, वहां से डायरेक्टर सीड से इसका सीड हमारे यहाँ पे मिलेगा। किसान मेले होते हैं यूनिवर्सिटी में, सितंबर में मेला होएगा, वहां पे इसका सीड उपलब्ध करवाया जाएगा। मतलब दूसरे राज्यों में इसके इस्तेमाल पर कोई रोक तो नहीं होगी? नहीं जी, इसके इस्तेमाल पे कोई रोक नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब जो सही सीजन आएगा उसमें नई किस्म का जो ये बीज तैयार किया गया है उसकी खेती शुरू हो जाएगी, यहाँ तक बात आ गई है। अब श्वेता मैम, जरा आप हमें ये बताइए कि न्यूट्रिशन के लिहाज से जो मैडम ने अभी बताया कि इसका जो ग्लाइकेमिक्स इंडेक्स है वो कम होगा जो अभी हम लोग गेहूं खाते हैं उसके मुकाबले, क्या आपको लगता है कि वाकई ये जो नए किस्म का गेहूं होगा PBWRS1 ये हमारे लिए मोटापा रोकने में और शुगर की बीमारी को रोकने में बहुत मददगार साबित होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माध्यम से PAU को बधाई कि उन्होंने इतनी अच्छी एक इनोवेटिव चीज निकाल कर दी है। और
डेफिनेटली इन चीजों का फायदा है क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमारी सरकार का काफी फोकस है और वो चाहते हैं कि इस तरीके के जो मास के लिए यूज हो सके, केवल एक या दो आदमी अफोर्ड कर सके ऐसी नहीं, बट एक जनरल में पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन जैसे बोला जाता है कि ज्यादातर देखिए आपको पता है कि गेहूं का उपयोग बहुत ज्यादा है, नॉर्थ इंडिया से भी साउथ इंडिया से भी सब जगह गेहूं काफी ज्यादा, इनफैक्ट पीडीएस में भी हमें गेहूं कई बार मिलता है। तो अगर ये हमें अच्छी वैरायटीज मिलेंगी जो हमारी हेल्थ को बेटर करने के लिए सक्षम है, तो हमें लगता है कि डेफिनेटली एक अच्छा मूव है। दो बातें हैं छोटी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ जो मैडम ने एक्सप्लेन करी, मैं शायद थोड़ा सा और अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। रेजिस्टेंट स्टार्च जो मैडम बता रही है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये दोनों एक तरीके के नाप होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स का क्लास में रिपोर्ट कार्ड होता है, इसी तरीके से एक न्यूट्रिशन के पॉइंट से कोई भी एक आइटम का एक रिपोर्ट कार्ड होता है, और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है उनका ये फायदा होता है कि ये शुगर आपकी बॉडी में बहुत ऊंचा नहीं बढ़ाते। आप लोगों ने इनफैक्ट ये रिलीज भी किया था, अभी बहुत हाल में रिपोर्ट आई थी जिसमें आईसीएमआर की एक स्टडी है, इंडायप स्टडी, उन्होंने ये दिखाया कि 101 मिलियन लोग इंडिया में डायबिटीज से ग्रस्त हैं। ये 2023 का आंकड़ा है और ये 2019 से मतलब 2-3 सालों में ही, 4 सालों में ही ये 50% ऑलमोस्ट 45% बढ़ गया है, क्योंकि तब 70 मिलियन थी। तो आप सोचिए कितनी जल्दी से हम डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। और इसी के दौरान इसमें एक रिस्क फैक्टर होता है ओबेसिटी, जिसमें तो ये दोनों फैक्टर्स के लिए अगर इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च और हाई ग्लाइसेमिक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो ये दोनों चीजों को फायदा करता है, क्योंकि सटाइटी देता है मतलब फीलिंग ऑफ फुलनेस, तो पेट जल्दी भरने का जैसे सिग्नल जो ब्रेन को रिलीज होता है। तो ये आपने बताया, लेकिन अब मैं आऊंगा मैम आपके पास, मैं आऊंगा मैम, आपने डिटेल में बताया। अब जिंगन साहब आप बताइए सर, आप तो डायबिटीज के डॉक्टर हैं, आप जरा हमें ये बताइए सर, अभी जो शुगर की बीमारी होती है उसमें बहुत सारे मल्टीपल रीज़न हैं कि आप वर्कआउट नहीं करते हैं, आपका खान पान ठीक नहीं है, शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसमें गेहूं की हिस्सेदारी कितनी है? अभी जो हम रोटी खाते हैं क्या वाकई ये बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है शुगर की बीमारी में? अगर 100 में से मैं आपको कहूं कि गेहूं को आप कितना दोषी मानेंगे शुगर की बीमारी होने में, जो हम गेहूं की रोटी खाते हैं, कितना कितना आप वेटेज देंगे इसका सर? देखिए, सबसे पहले तो ये आपने जो बहुत अच्छा आज का विषय चुना है, और पिछली बार भी आपने जो विषय चुने थे उस पर भी सरकारी एक्शन हो रहे हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर पे भी। ये जो गेहूं है इसमें जो है 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली तो ये, कई लोगों के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि गेहूं की वजह से जो उसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, जो नॉर्मल वाला गेहूं या ब्रेड जिसको हम लोग कहते हैं, उसका जो जिसमें अभी दूसरा जो वर्ड यूज़ हुआ उसको कहते हैं रेसिस्टेंट जो है अपना स्टार्च। स्टार्च एक थोड़ा सा समझने वाली बात है। स्टार्च क्या होता है कि जब हम जो कुछ खाते हैं वो स्टार्च होता है, वो बॉडी के अंदर जाता है, अंदर जाके एंजाइम्स उसको जो है ग्लूकोज में बदलते हैं, और ग्लूकोज में जब वो बदलते हैं तो उसके बाद वो ब्लड के अंदर जाता है और एकदम से शुगर के लेवल बढ़ते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। ये जो नया टाइप का जो रेसिस्टेंट जिसको हम लोग कह रहे हैं स्टार्च है, ये जब अंदर जाता है बॉडी के अंदर तो वहाँ पे जो बाकी वाले स्टार्च है वो छोटी आंतों के अंदर इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है, लेकिन इस वाले जो स्टार्च का इसका एब्जॉर्प्शन जो है और डाइजेशन बड़ी आंतों में कोलन के अंदर होता है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि जब वो वहाँ पे उसका डाइजेशन होता है तो वहाँ से उसमें जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोब्स होते हैं, तो उसमें अच्छे वाले जो माइक्रोब्स हैं वो उनको जो है प्रमोट करते हैं, और उसकी वजह से जो एकदम शुगर के लेवल जो एकदम पीक होते हैं जिससे नुकसान होता है वो नहीं होता। और इसीलिए इसकी वजह से ये जो नया अपना अभी जो इन्होंने रिसर्च की है ये काफ़ी हेल्प करेगा दो चीज़ों में। एक तो ये है कि ब्लड शुगर के लेवल्स जो एकदम पीक जाते हैं उसमें प्रिवेंट करेगा, और दूसरा जो है इससे ओबेसिटी, मोटापा भी कम होगा। और तीसरी चीज़ जो वैसे भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ग्लूटीन, गेहूं के अंदर एक ग्लूटीन होता है, ये मान के चलते हैं कि आजकल जो रिसर्च का है कि जितने लोग हैं जो गेहूं खाते हैं अगर वो 3 से 6 महीने कम कर दें और उसकी जगह पे मिलेट जैसे ज्वार है, बाजरा है, अपना जो है क्या कहते हैं चने का आटा है, तो या चावल जो है उसके मांड निकाल के अगर लेते हैं, और इसको अगर या रागी है, अगर इन चीज़ों को लेते हैं तो इससे आपके जो है शुगर के लेवल जो एकदम बढ़ते भी नहीं हैं, आपका शुगर का कंट्रोल भी अच्छा रहता है। और ये माना जाता है कि जो ग्लूटीन सेंसिटिविटी जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़, इंसुलिन की कार्य क्षमता कम हो जाती है,
वो काफ़ी ठीक होती है। और ख़ास करके ये जो रेसिस्टेंट वाला स्टार्च है, इसकी दो क्वालिटीज़ हैं। एक तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है जी। और एक आपका जो खाने का जो एकदम पीक्स बढ़ते हैं खाना खाने के बाद में, उनको रोकता है। तो आपके जो है, क्योंकि ये मान के चला जाता है डायबिटीज़ के मरीजों के अंदर एकदम से जो शुगर के लेवल बढ़ जाते हैं खाना खाने के बाद, वो हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इसलिए ये जो नया इनोवेशन है, ये बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल से इनका प्रयास है और दिस विल हेल्प हमारे जितने भी डायबिटीज के मरीज हैं। ओके, आप कह रहे हैं कि उनको बड़ा हेल्प होगा इससे। आप कह रहे हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। एक हमारे साथ तीनों एक्सपर्ट बने हुए हैं आपको डिटेल में इस नई वैरायटी और उसके फायदे बताने के लिए। अब अचला मैम, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ और ऑडियंस भी जानना चाहता है कि क्या ये जो नई वैरायटी है, क्या ये GM वैरायटी है मैम? क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड है? और अगर हाँ तो ये इसका मतलब क्या ह्यूमन कंजम्पशन के लिहाज से ठीक होगा? जी, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज में नहीं आती है। इसमें हमने अलग अलग तरह के जीन्स के जो एलील कह देते हैं हम इसको अपनी वैज्ञानिक भाषा में, उन एलील्स, म्यूटेंट एलील्स, 5 एलील्स को हमने इकट्ठा किया है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन से। जैसे आजकल बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन सबको यूज करते हुए हमने इसमें वो 5 एलील्स इकट्ठे करे हैं और उनके साथ साथ बाकी कुछ और जीन्स भी हमने इनके साथ जोड़े हैं इस वैरायटी के लिए। और ये बिल्कुल जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज के अंतर्गत नहीं आती है। इस वजह से ना इस पे कोई ऐसी रोक नहीं है इसको उगाने में, कंजम्पशन में, और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ये बिल्कुल सेफ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ठीक है, ये आपने क्लियर कर दिया कि ये GM सीड नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड नहीं है, और ये ह्यूमन कंजम्पशन यानी हमारे आपके खाने के लिए उपयुक्त है, इससे कोई हानि नहीं है। अब एक छोटा सवाल मैम आपसे इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आपकी जो ये नई वैरायटी है इसकी उत्पादकता कम है, जो अभी गेहूं की पैदावार होती है उसकी उत्पादकता ज़्यादा है। इस पर ज़रा आप डिटेल में बताएं, और अगर उत्पादकता कम है तो फिर किसान कैसे खेती करेंगे इसका? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि इसकी थोड़ी उत्पादकता कम है बाकी वैरायटीज की तुलना में अगर हम करते हैं तो उसमें अगर मैं तो यही कहूंगी कि हमें ये तुलना बहुत ज्यादा वैध नहीं है। ये तुलना इसके हम अगर हेल्थ पैकेज वाले, न्यूट्रिशन वाले गुण देखें तो उसकी जो कम है कम उत्पादकता बिल्कुल भी मायने नहीं रखती किसी भी किसान के लिए। इसके लिए थोड़ा इंसेंटिव मिलेगा अगर छोटे फार्मर्स कोई अपनी सप्लाई चेन बनाते हैं, अर्बन या क्लाइंटेल को दूसरी किसी नीडी क्लाइंटेल को, जो इसकी स्पेसिफिक क्लाइंटेल है, जो वजन कम करना चाहते हैं या डायबिटीज से ग्रसित लोग हैं, उन लोगों को अगर सप्लाई करेंगे तो इस पर रेट पे हम कोई ना कोई बढ़िया रेट मिलेगा इसका। तो जितनी इसकी उत्पादन कम होगा वो उससे पूरा हो जाएगा। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग मिलेट्स खाते हैं, बाजरा खाते हैं, तो इसका ये बहुत बड़ा फायदा है कि हम अपनी जो स्टेपल डाइट है, सदियों से हम लोग गेहूं खाते आ रहे हैं, उससे डेविएट हुए बिना अगर हमें गेहूं में ही ये चीज मिल रही है कि उससे डायबिटीज के लिए भी फायदा है, आपके पाचन तंत्र को वो स्वस्थ रखेगा, वजन अपना कम करना चाहते हैं उनके लिए भी फायदा, डायबिटिक लोगों के लिए भी फायदा। तो इन गुणों को देखते हुए इसकी जो उत्पादक क्षमता थोड़ी कम है बाकी वैरायटियों के मुकाबले में, और क्वालिटी के साथ इसकी तुलना करें तो शायद वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। मार्केट में गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कोई ऐसी पॉलिसीज बने, इसके लिए थोड़ा इंसेंटिव ज्यादा दे। अगर ये गवर्नमेंट एजेंसीज को बेचा जाता है और अगर छोटे फार्मर्स अपनी सप्लाई चेन्स बनाते हैं, FPOs में बन जाते हैं, तो उसमें भी कोई भी क्लाइंट है जो इसको खाना चाहेगा वो इसके ज्यादा अमाउंट देने के लिए तैयार हो जाएगा, जिससे कि वो ब्रिज अप हो जाएगी इसकी जो कम उत्पादन है, ऐसे कंपनसेट हो सकता है। ठीक है, अब श्वेता मैम आप ये जरा बताइए कि ये ठीक है कि डायबिटीज के लिए माना जाता है कि आपका जो आप जो भी ले रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, और उसमें कहा जा रहा है कि ये गेहूं कारगर है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा। लेकिन आप जरा हमें बताइए कि मतलब मोटापा और शुगर से बचने के लिए अनाज को कितना, मतलब अनाज से कितना दूर रहना चाहिए? क्योंकि कहा जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल खाते हैं या गेहूं खाते हैं तो आपका मोटापा बढ़ता है, आपको डायबिटीज़ होता है। इस पर ज़रा बताइए मैम।
जी जी, आपने ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था, तो एक समझिए हमारा जो NIN है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, उन्होंने एक पोषक थाली बनाई है, मतलब जिसमें कितना हमें क्या चीज खानी चाहिए उसका एक अंदाजा दिया है। अभी तक जो हम आमतौर पर रिसर्च देखते हैं और स्टडीज कहती हैं, वो ये कहती हैं कि अराउंड 65 to 70% हमारे खाने का हिस्सा ये सीरियल्स एंड ग्रेन से आता है, मतलब गेहूं, चावल, मिलेट्स बहुत कम है नॉर्थ इंडिया साइड में। अब बिकॉज हम मिलेट्स का ईयर मना रहे हैं इसलिए थोड़ी एडवोकेसी बढ़ रही है, बट वैसे ज्यादातर गेहूं, चावल यही तरीके के और रिफाइंड जितने भी होते हैं, तो 65 to 70% कंजम्पशन है। आप ये सोचिए, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा हमारी थाली का इन्हीं चीजों से आता है, जबकि हमें हेल्थ के पॉइंट से इनको ये बोला जाता है कि एटलीस्ट हाफ योर प्लेट, आधी प्लेट आपकी फल सब्जियां होना चाहिए, और 3/4 मतलब जो बाकी की बची है उसमें आधी, उसका 3/4 जो है वो आप ग्रेन से लीजिए, वो भी होल ग्रेन से। ये वर्ड होल ग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम रिफाइंड की यहाँ बात नहीं कर रहे। सो होल ग्रेन्स में जैसा कि मिलेट्स है, बाजरा है, ये भी बात हुई थी, जैसे रेजिस्टेंट स्टार्च वाला PAU ने ये बनाया है, व्हीट, तो इन तरीके की चीजों को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज इनसे हमारी NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। ये ठीक बात है, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन झिंगन साहब, ये दावा किया जा रहा है कि जो नई वेराइटी है इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च होंगे, और ये बेनिफिट, इसको जरा डिटेल में थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करिए सर, समझाइए कि ये रेजिस्टेंट स्टार्च है क्या, और ये हमारी सेहत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, जो भी हम जब लेते हैं, अनाज लेते हैं, जब खाना खाते हैं, ये स्टार्च होता है। स्टार्च जो है ये कार्बोहाइड्रेट माना जाता है इसको, और जैसे ही हम बॉडी में हमारे अंदर खा के इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो ये जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ से एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और उससे जो है हमें ऊर्जा मिलती है। ये जो इन्होंने अभी रेसिस्टेंट स्टार्च बनाया है, इसकी क्वालिटी क्या रहती है कि नॉर्मल वाला जो स्टार्च है वो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन में आता है, लेकिन जो इन्होंने मॉडिफाइड अगर इसको कर दिया है, जैसा कि ये पूरी स्टडीज भी हैं इनकी और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, उसके हिसाब से क्या होगा कि ये वाला स्टार्च बिग इंटेस्टाइन या कोलन के अंदर जाके डाइजेस्ट होता है। एक तो ये हो कि उसमें जो है धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, तो धीरे धीरे ब्लड शुगर के पीक्स बढ़ते हैं, तो आपको एकदम से जो है शुगर एकदम बढ़ेगी नहीं। दूसरी चीज़ यह है कि इसकी वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। डायबिटीज़ के अंदर दो प्रॉब्लम्स होती है, एक तो इंसुलिन की कार्यक्षमता कम हो जाती है या वो कम बन रही हो। तो जो कार्यक्षमता कम होती है वो इसीलिए कम हो जाती है क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, इसीलिए जिस तरह का जो वेट अभी जो रेसिस्टेंट स्टार्च हैं ये हम सदियों से ले रहे हैं। देखिए, ये 4-5 तरह के होते हैं। एक तरह का जो हो गया टाइप 1 जिसको होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फलियां आती हैं उसके अंदर जो है ये और जितनी भी दालें हैं ये आती हैं। हमारे अंदर सेकंड टाइप का वो होता है कि जैसे आपने चावल बनाए और उसको जो है या आलू बनाए तो उसके बाद उसको कूल करके खाएं, मतलब दोबारा अगर आप हीट करेंगे तो क्वालिटी उसकी खत्म हो जाती है। एक तीसरा टाइप का होता है जब मॉडिफाइड कर दिया जाए, आपके अंदर जो है उसके अंदर केमिकल कोई चेंज कर दिया जाए। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के जो वेट, ये जो रेसिस्टेंट स्टार्च है वो है। ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही अच्छा है इस सेंस में कि स्टार्च जो रेसिस्टेंट होगा, इसका मतलब है कि ये रेसिस्टेंट है, एब्जॉर्प्शन में, डाइजेशन में रेसिस्टेंट है। तो जब इसका रेसिस्टेंट, तो ये एकदम से शुगर नहीं बढ़ाएगा, और एकदम से शुगर नहीं बढ़ाएगा तो डायबिटीज वाले मरीजों को जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो बच जाएंगे। ये समझा दिया सर आपने बहुत बढ़िया से। लेकिन अचला मैम ये बताएं, एक तो उत्पादन जो कम होगा उसको कैसे कंपनसेट किया जाएगा, इसका तरीका आपने बताया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर 1 हेक्टेयर में गेहूं की इस नई किस्म आपने ईजाद की है, इसकी खेती की जाए, और जो नॉर्मल गेहूं है उसकी खेती की जाए, लागत कितनी होगी मैम पर हेक्टेयर? क्या लागत जो ट्रेडिशनल व्हीट है उससे ज्यादा होगी, कम होगी, कितनी होगी ये बताइए? नहीं, इसकी सारी जो लागत है वो बाकी किस्मों के बराबर होगी। इसमें ऐसा कोई स्पेशल रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है। इसको उगाना मुश्किल नहीं है। जो किसान बरसों से गेहूं उगाते आ रहे हैं और बाकी किस्में उगा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से उगाना है। और मैं इसमें ये भी बताना चाहूंगी कि उगाने की लागत तो बिल्कुल वही है ही, कोई ज्यादा उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, इसकी चपाती बनेगी। हम लोग ज्यादा नॉर्थ इंडियंस या सब चपाती खाते हैं, दिन में 3 वक्त खाते हैं, तो वो भी इसकी कोई बिल्कुल अलग तरीके की नहीं बनेगी। वो बिल्कुल वैसी बनती है जैसे बाकी किस्म की बनती है, दिखने में भी वैसे दाने हैं। 30 सेकंड में मैम, 30 सेकंड में अतला मैम, क्या इसके लिए मिट्टी भी आइडेंटिफाई किया है आपने कि किन किन राज्यों में इस नए किस्म की खेती हो सकती है, या कहां पर दिक्कत आएगी इसकी खेती में?
जी इस तरह का नहीं है कुछ कि किसी राज्य में इसकी दिक्कत आएगी, बट हमने इसके अभी इनिशियल ट्रायल्स जो है सारे पंजाब के लिए करे हैं और पंजाब में हमने इसको एडहॉक रिलीज करा है। पंजाब में इसकी राइट, पंजाब बड़ा प्रोड्यूसर है व्हीट का, लिहाजा उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है ये रिसर्च। बहुत शुक्रिया अचला मैम आपका, श्वेता खंडेलवाल मैम आपका, और साथ ही हमारे साथ जिंगन साहब जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस खास चर्चा में और डिटेल में बताने के लिए। जो नई किस्म की वैरायटी तैयार की गई है गेहूं की, ये कितना मददगार है हमारी आपकी सेहत के लिए, इससे कितना फ़ायदा होगा ये समझाने के लिए, बताने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।